ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें खामियां दर खामियां है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। क्या इसकी वजह यही है कि जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्या आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकते? देखिए हिमांशु भाई, जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की, तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं कि आज की तारीख में चाहे इलेक्शन कमीशन हो या ईडी हो या सीबीआई हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये एक अजीब आइसोलेशन में काम कर रही हैं। क्योंकि सुप्रीम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनको जो इम्यूनिटी मिली हुई है, उस इम्यूनिटी को ये लोग अपने दिमाग में तो रखते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, बहुत थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा आपका डिस्कशन का डिस्कोर्स ही चेंज कर दूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉशन किया था ईडी को कि ईडी का इस्तेमाल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्टिस सूर्यकांत ने, कि ईडी का इलेक्शन का जो इस्तेमाल है वो पॉलिटिकल बैटल्स के लिए हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए बोला था कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स। वैसे ही कई मौके ऐसे आए हैं हिमांशु जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर कड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं की हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब मैं एक आपके सामने एक सवाल थ्रो कर रहा हूं कि जो नियम बने हुए हैं आज की तारीख में, क्या इलेक्शन कमीशन उसको मान रहा है? अब आप ये देखिए कि इस देश में अगर गरीब के पास कोई हथियार है तो वो है वोट, और उसी पर चोट की नीयत से एसआईआर लाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो इलेक्शन के दौरान जो चीजें हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने वो सब कुछ करने दिया जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ने। उसी बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा मतदान से 10 दिन पहले जो योजनाएं लॉन्च की गई उसको नजरअंदाज किया, और जो बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी कि जिसके भुगतान की शुरुआत कैंपेन के दौरान भी होती रही। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे क्या मतलब आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, कि बिहार में जो 1,80,000 जीविका दीदी ड्यूटी पर थी, जिनमें से ज्यादातर को चुनाव से पहले एक बार कैश ट्रांसफर मिला था, जिनके खाते में 10,000 वही सहायक की भूमिका में और चुनावी प्रक्रिया में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं था मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरे पास पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का। इसमें जो सेक्शन A1 है, मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 4, नो फ्रेश सैंक्शन फॉर गवर्नमेंट स्कीम शुड बी मेड, review by political executive ministers etc and processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of election। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इवन इफ इट इज ऑनगोइंग, अगर चल भी रही है तो उसको इलेक्शन के कंप्लीट होने तक आप नहीं कर सकते। बिहार में क्या इसकी धज्जियां नहीं उड़ी? मेरा सिर्फ हिमांशु भाई ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन हो चाहे ईडी हो, आज की तारीख में ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्लीज डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल बैटल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब मेरा एक सवाल और है कि एक तरफ अगर आप बिहार में इस चीज की इजाजत देते हैं कि वहां पर जो स्कीम चल रही, नई स्कीम लॉन्च की जाए या ऑनगोइंग स्कीम जो हैं वो चलती रहें, तो फिर हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दी गई हिमांशु जी? तो फिर तेलंगाना में क्यों नहीं दी गई? और आंध्रा में तो 14,000 करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाएं रोक दी गई थी, ये पब्लिक डिस्कोर्स में है। राजस्थान में रोका गया। 2019 में किसान सम्मान निधि में नए किसान नहीं जुड़ पाए थे, रोक दिया था लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है, जो ये नोटिस जारी किया गया है, इससे थोड़ा प्रेशराइज होंगे चुनाव आयोग भी, केंद्र सरकार भी, और व्यवस्थाएं आएंगी पटरी पर। देखिए प्रेशराइज, ये मुझे लगता है कि कोई प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशराइज तो तब होंगे ना जब ये देश में लोकतंत्र को मानते होंगे।
जिस पार्टी के नेता ये बोले कि सिविल वॉर आज देश में हो रही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से, तो ये प्रेशराइज होंगे। इनकी तो फिलॉसफी है कि ये संविधान आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए सावरकर से लेकर के, सावरकर को तो नहीं कहूंगा, गोलवरकर से लेकर के सुदर्शन तक, के सुदर्शन से लेकर के और जो इनके नेता हैं, क्या ये संविधान को कभी इन्होंने माना है? क्या कभी इन्होंने आरक्षण में को माना है? बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ लीजिए, उसमें गोलवरकर साहब क्या बोलते हैं। के सुदर्शन जी ने करण थापर को इंटरव्यू दिया था ना 2000 में, क्या बोला था उन्होंने कि देयर इज अ नीड टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन लोगों के संविधान में आस्था नहीं है, उनकी आस्था क्या सुप्रीम कोर्ट में होगी? ये तो पब्लिक डिस्कोर्स में है आज की तारीख में हिमांशु भाई, कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय अमित शाह जी के लिए, इनको सत्ता हासिल करनी है। अगर ये इलेक्शन जीत पाए तो ठीक, वरना अगर दिल्ली में हारेंगे तो दिल्ली के जनादेश को बदल करके ये अध्यादेश लाएंगे और सत्ता हासिल करेंगे। कोविड के दौरान में अगर मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार किसी और पार्टी की बनी होगी, तो कोविड के दौरान ये मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को वहां करेंगे और सरकार बदल देंगे। पिछली बार कर्नाटका में भी इन्होंने किया। तो इनको किसी ना किसी तरह से अगर लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन के जरिए, जनता के जरिए ये अगर इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, तो ये अलोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट इन अ सिंगल लाइन, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्रेशर बना भी रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं ना, बाहर तो कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की कमेटी में। तो इनको कितना टाइम लगेगा हिमांशु भाई? तो कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कमिटेड। अभी ज्योतिरेश जी कह रहे थे कि जो दल हैं उनको जो है ग्राउंड जीरो पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, आपको लगता है? नहीं, देखिए हिमांशु भाई बिल्कुल सही है। मतलब जो राजनीतिक दल हैं और ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनको ग्राउंड पे तो काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये देखिए कि इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी दल में है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग ग्राउंड पे बिल्कुल पूरी तरह से आप समझ लीजिए सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पूरा देश जानता है कि ये जो बेईमानी कर रहे थे उसके खिलाफ 18,000 एफिडेविट हमारी पार्टी ने दिए थे। दूसरी बात, जब रामपुर के बाय इलेक्शन हुए थे या और जो बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें जो ये लोग बेईमानी कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर ट्वीट कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, लेकिन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनौती भी दी थी कि जितने भी ईमेल उन्होंने हमारी पार्टी ने किए या जितने ट्वीट किए या 18,000 एफिडेविट दिए, उसका कोई हमको क्या जवाब मिला? तो इन एक्सपीरियंस को जब हमने फेस किया, तो एसआईआर जब इन्होंने हम लोग के ऊपर मुलफ्फिज किया, तो फिर हमने पीडीए एसआईआर प्रहरी बना करके हम गांव गांव गए, घर घर गए, और जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक एक बूथ पर किया। और हमने कोशिश की कि कोई भी वोटर, मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का वोटर, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे वोटर कट गए। हमारे वोटर का क्या मतलब होता है? इस देश के जितने भी वोटर हैं वो सब हमारे हैं। वो वोट चाहे भारतीय जनता पार्टी को दें, चाहे कांग्रेस को दें, या हमको समाजवादी पार्टी को दें। तो हमने ये कोशिश की कि इस देश का एक भी वोटर जो है वो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहे। तो फील्ड में तो, क्योंकि ये बहुत सही बात बोल रहे हैं आपके पैनलिस्ट के, हमारी ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है हिमांशु जी, कि अगर हमने लोकतंत्र की सुरक्षा फील्ड पर, मैदान में जाकर के नहीं की, तो लोकतांत्रिक सारी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी। और डॉक्टर लोहिया ने तो कहा ही था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाया करती है। तो ये हमारी पार्टी का तो कमिटमेंट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमिटमेंट है। एक चीज बताइएगा कि जहां आप लोग जीत जाते हैं, अब जैसे लोकसभा चुनाव में आपको अप्रत्याशित रूप से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से मिली, तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था। ये आरोप मेरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो और जहां पर आप हारने लगते हैं वहां कहते हैं कि भाई ये प्रक्रिया गलत, वो प्रक्रिया गलत। तो ये क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कहीं पर आपको आगे किया जाता है ताकि आप जो है वो जो सवाल उठा रहे हैं उसकी काट हो सके?
फराज भाई। नहीं देखिए हिमांशु जी, मुझे ये लगता है कि शायद आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ठीक से फॉलो नहीं किया। जब हम 37 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। आप निकलवा लीजिएगा अपनी आर्काइव से, अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि क्या उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं नहीं। ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर आपको बढ़त मिलती है, क्या वहां पर भी आप ये मानते हैं कि धांधली हो रही है, या फिर वहां ठीक रहता है? 2000% हम मानते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लखनऊ से लगी हुई सीट बाराबंकी जिले की एक कुर्सी है, वहां पे हम लगभग 250 वोट से इलेक्शन हार गए। हम जीत रहे थे वहां, लेकिन इन्होंने हमको जबरदस्ती हरा दिया। आप जहां से राकेश वर्मा जी, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र चुनाव लड़े थे, तो हिमांशु जी और आप जनता के बीच में जाइए गांव में, 70-70 साल की महिलाएं बोलती हैं कि भैया जब तक कि ये बेईमानी नहीं करेंगे, इनको हराना बड़ा कठिन काम है। ये जनता बोल रही है, अब हम और आप नहीं बोल रहे हैं। ये जनता से आवाजें आ रही हैं कि ये बेईमानी कर रहे हैं। जनता ये बोल रही है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। जनता ये बोल रही है कि इनके ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी। मतलब क्या इस कभी सरदार पटेल और गांधी जी ने ये सोचा होगा कि बैलेट बॉक्सेस पहले होते थे, लेकिन अब ईवीएम की रखवाली विपक्षी पार्टीज को करनी पड़ेगी? ये कभी आपने सोचा था आजादी के इस अमृत काल में? आजादी के इस अमृत काल में कभी आपने सोचा था कि अपने आप को वोटर प्रूफ करने का बर्डन वोटर के ऊपर जाएगा? ये कभी आपने सोचा था? लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या वो है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो बर्डन तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना कि हिमांशु जी का वोट आ जाए। लेकिन ये इस देश के लोकतंत्र में पहली बार तो हुआ ना। तो गांधी जी और सरदार पटेल, मौलाना आजाद स्वर्ग पे अगर बैठे होंगे, देख रहे होंगे, तो तीनों गले मिल मिल करके रो रहे होंगे कि क्या इसी के लिए, यही दिन देखने के लिए हमने संघर्ष किया था? हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी में, क्या इसी अमृत काल को देखने के लिए निकाल दी थी? एक मैं लाइन बोलूंगा बस, उसके बाद में फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि मुझे भी दूसरी डिबेट में भी शामिल होना है। कि एक मेडिकल टर्म होता है शाइडन फ्रोइडा, उसको आप पढ़िएगा। इसका मतलब यह होता है कि शाइडन फ्रोइडा की जो कंडीशन है, अगर किसी के ऊपर हावी हो जाती है, तो वो दूसरे को अगर दुखी देखता है तो वो खुश हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये शाइडन फ्रोइडा की कंडीशन हावी है कि उनसे देखा नहीं जाता है तो वो नोटबंदी कर देते हैं, पूरी जनता लाइन में लग जाती है। शाम को 8 बजे आकर के बोलते हैं कि कल से लॉकडाउन होगा। 1400 किलोमीटर भूखे प्यासे बच्चे पैदल पैदल चलते हैं। फिर शाइडन फ्रोइडा उनके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि साहब जीएसटी ऐसे होगा। फिर शाइडन फ्रोइडा उनके ऊपर हावी होगा, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जीएसटी हमने गलत किया था, अब ऐसे होगा। फिर एकदम से उनके क्या होगा कि नहीं नहीं, किसान बिल ले आओ, किसान को परेशान करो। फिर अरे नहीं, अभी मजदूर नहीं परेशान हुआ है, मजदूर को परेशान करो। और मनरेगा का चलिए नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर तो एक लंबी बहस हो सकती है कि मनरेगा में इन्होंने क्या किया। फिर एकदम से उनके ऊपर हावी होगा, नहीं नहीं नहीं, अभी अब देश में काफी थोड़ा बहुत सुकून है, तो चलो एसआईआर ले आओ, देश की जनता को परेशान करो। अरे जिस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में अमर्त्य सेन और एक्स नेवल चीफ का वोट कट जाता हो, हिमांशु भाई, क्या बात करेंगे ये लोग? किस मुंह से बात करेंगे? आज ही अखबारों में निकला है कि जो पूर्व हमारे नौसेना के जो चीफ थे, उनका और उनकी पत्नी को नोटिस इलेक्शन कमीशन भेज रहा है। वो अपना दर्द लिख रहे हैं। द हिंदू अखबार में मैंने पढ़ा था आज कि 82 साल की उम्र में 18 किलोमीटर दूर उनको जाना है, और उनको और उनकी वाइफ को अलग अलग डेट्स मिली। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है हिमांशु भाई, और कुछ नहीं।